हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग मैं कहूँ कि पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड करा और किस तरीके से समझाया कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से लेकर कहाँ तक किशोरावस्था तक किस तरीके से चलता है। तो आज उसी सीरीज़ की कॉन्टिन्यूएशन में अब हम चलते हैं यहाँ से इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ, यानी कि संवेगात्मक विकास की तरफ। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस वर्ड की संवेग, संवेग को जिसको हमने इंग्लिश में क्या बोला, संवेग को हमने इंग्लिश में बोला इमोशंस। अब बात आती है कि ये वर्ड कहाँ से आया। तो ये वर्ड बना है इंग्लिश भाषा के शब्द इमोवेयर से। इमोवेयर, ठीक। अब इमोवेयर का क्या मतलब होता है? इमोवेयर का मतलब होता है उत्तेजित, उत्तेजित होना, ठीक है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि इमोशंस क्या है, जब किसी पर्सन में कोई उत्तेजना जागृत होती है, कोई एक्साइटमेंट आ जाती है किसी भी तरह की। अब चाहे वो एक्साइटमेंट रोने से रिलेटेड हो, चाहे गुस्से से रिलेटेड हो, चाहे हंसने से रिलेटेड हो, अगर किसी भी प्रकार से अगर हम उत्तेजित हैं तो यानी कि उस टाइम पे क्या है, हमारे पास इमोशंस हैं, ठीक है। जैसे कि हम सबके पास भी कुछ ना कुछ इमोशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो हमें दुख होगा कि अरे हमने इतनी मेहनत करी थी लेकिन फिर भी हमारा एग्जाम नहीं हो पाया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी से जेलसी भी होती है कि अरे देखो उसने हमसे कम मेहनत करी थी बट स्टिल उसने एग्जाम क्रैक कर लिया। कई बार ऐसा होता है, चाहते हुए ना चाहते हुए भी दूसरे के प्रति हमारे मन में जेलसी, जलन वाली भावना भी उत्पन्न होने लगती है, घृणा की भावना हमारे अंदर होती है, भय, क्रोध, ये सब क्या है? ये सब है हमारे इमोशंस। अब ये जो इमोशंस हैं ये बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसके घर में सारे दिन क्या रहता है, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, पेरेंट्स के अपने आपस में बनती नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए या फिर हम कह सकते हैं कि जो मान लीजिए फादर है वो घर में ड्रिंक करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, बच्चे में भी वही सब चीज़ें डेवलप होंगी। बच्चा भी क्या होगा कि मतलब वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, मेंटली हम कहें या इमोशनली हम कहें कि वो अच्छा फील नहीं करेगा, उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा। तो इमोशंस का ना हमारी लाइफ में बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा, जिसके कि पेरेंट्स उसको बचपन से सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज़ में उसको मोटिवेट करते हैं, तो उस बच्चे में अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेकिन वहीं एक बच्चा है कि जिसके पेरेंट्स उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं अपने बच्चे को, छोटी छोटी बातों पर उसे डांटते हैं, गुस्सा करते हैं उसके ऊपर, तो क्या होगा, वहीं वो बच्चा मतलब थोड़ा सा हम कहें कि पीछे पीछे हो जाएगा और बच्चों से, है ना। उसमें डर का हमेशा एक एक रहेगा कि अरे मेरे को डांटना पड़ जाए, मेरी पिटाई ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों का बच्चे की डेवलपमेंट पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक खास बात और इन डेवलपमेंट में देखी जाती है कि मान लो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है या इमोशनल डेवलपमेंट है, ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हम सबकी कि हमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, हमारे सबकी प्रॉब्लम है ये आजकल। तो क्यों है ये प्रॉब्लम? क्योंकि आजकल हमारे पास टेंशन बहुत ज़्यादा है, हम लोग परेशान बहुत जल्दी होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आजकल इतना बर्डन है, ये भी करना है, ये भी करना है, उनको पढ़ाई भी करनी है, खेलने भी जाना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करनी है, फुटबॉल क्लासेस भी लेनी है, म्यूज़िक क्लासेस भी लेनी है एक्स्ट्रा जाके। तो अब देखो तो कितना प्रेशर है, ठीक है। अभी जब हम लोग छोटे थे तो क्या होता था कि हम लोग अपना स्कूल से आए, अपना खेलने गए आउटडोर। आजकल के बच्चे आउटडोर गेम्स ही नहीं खेल पाते। तो हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं ये जो सब चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट की जो सब चीज़ें हैं, ये बच्चे के हर एस्पेक्ट पर क्या कर रही है, अपना प्रभाव डाल रही है। तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने सारे डेवलपमेंट को समझा था अलग अलग स्टेजेस के लिए, ऐसे ही हम इमोशनल डेवलपमेंट को भी समझेंगे सबसे पहले शैशवावस्था के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो इन्फेंसी की स्टेज चलती है, शैशवावस्था की स्टेज होती है, ये हम समझ चुके हैं कि जन्म से रहती है हमारे पास 2 वर्ष तक। तो अब देखो जैसे जैसे क्या होगा कि यहाँ पे जब बच्चे का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, धीरे धीरे जब वो बढ़ता जाएगा तो होगा क्या कि उसके जो संवेग हैं वो स्पष्ट होते जाएंगे। मतलब अगर अब बच्चा हंस रहा है, बच्चा रो रहा है या बच्चा गुस्सा हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होगा वो चीज़ें समझ आने लगेंगी। क्योंकि अभी तक क्या था कि जब तक बच्चा शैशवावस्था में, क्योंकि जब तक हमारी भाषा का विकास तो हो नहीं पाता, तो बच्चा क्या है कि अपनी भावनाओं को ज़्यादातर कैसे व्यक्त करेगा, ज़्यादातर वो अपनी भावनाओं को रोकर ही व्यक्त करता है। मान लो कि अगर उसे कोई परेशानी है, उसको कोई बॉडी में दर्द है तो भी वो रोएगा, उसको फीवर है तब भी वो रोएगा, उसको भूख लगी है तब भी वो रोएगा। तो क्या होता है कि हम कह सकते हैं इसमें जो रोने वाली जो बच्चे का इमोशन है वो
ज़्यादा प्रभावित रहता है। लेकिन स्टिल ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे के अंदर संवेग होते हैं, बच्चे के अंदर क्या, हमारे अंदर भी जो संवेग होते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे के अंदर आ जाते हैं। बस उनका डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो पाता, लेकिन वो बच्चे के अंदर एक तरह से प्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है ऑलरेडी, कि जन्म के समय बच्चे के अंदर संवेग का कौन सा प्रकार रहता है, केवल उत्तेजना का भाव बच्चे के अंदर रहता है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा जैसे भी यहाँ पे 1 माह पे आया, तो अब क्या होगा, बच्चे को पीड़ा या आनंद, पीड़ा का मतलब कि बच्चे को दर्द, ठीक है, या फिर प्लेजर फील होने लगता है। अब ऐसे ही 3 माह का बच्चे को धीरे धीरे क्रोध का जो संवेग है वो भी उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही 4 माह के बच्चे को क्या होने लगेगी, परेशानी का संवेग, ठीक है। अब वो हम कह सकते हैं कि परेशान हो सकता है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर। फिर 5 माह में क्या हो सकता है, बच्चे के अंदर भय, डर आने लगता है। जैसे कि मान लो आप बहुत तेज चिल्लाओगे तो बच्चा एकदम से शॉक हो जाएगा, डर जाएगा, रोने लगेगा, ठीक। इसी तरीके से 10 माह का बच्चा है तो उसके अंदर क्या आने लगेगा कि प्रेम की जो संवेग है वो आने लगेगा, उसे एक तरह से अटैचमेंट होने लगेगा। फिर 15 में जो माह का बच्चा यानी कि एक 1.25 साल का बच्चा, उसके अंदर क्या होने लगेगी, ईर्ष्या होने लगेगी, जलन आने लगेगी। और वहीं अगर कोई 24 माह का बच्चा है तो उसे क्या होने लगेगा, फिर खुशी और प्रसन्नता। जैसे कि आपने छोटे बच्चों को देखा होगा ना, कि अगर मान लो उसके मम्मी पे या पापा पे कोई ऐसे बोल दे कि मेरे मम्मी है, या उनकी गोदी में जाके लेट जाए, ठीक है, या उनके पास बैठ जाए, तो बच्चा रोने लगता है कि मेरे पास से क्यों चलेगा, या किसी और बच्चे को गोदी में क्यों ले लिया। बिल्कुल आप ये चीज़ फील कर सकते हो। मान लो कि कोई 2 छोटे सिबलिंग है, मान लो एक 1 साल का या 1 डेढ़ साल का, 2 साल के बच्चे हैं, अगर आपने एक बच्चे को गोदी से उतार कर दूसरे बच्चे को गोदी में ले लिया तो वो रोना शुरू कर देगा। उसे लगेगा अरे तो इसने तो मुझे गोदी में लिया हुआ था, ये तो मुझे प्यार कर रहा था, फिर इसने दूसरे बच्चे को क्यों प्यार शुरू कर दिया। तो एक तरह से क्या है, यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि बच्चे में ईर्ष्या, जो जेलेसी की भावना है, वो भी कहीं ना कहीं डेवलप होना शुरू हो जाती है हमारे 15वें माह तक, यानी कि 1.25 साल के बच्चे तक। अब यहीं पे आप एक चीज़ बोली गई कि जिस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से होता है ना, उसी तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट भी यहाँ पे शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से हमें देखने को मिलता है। एकदम एक रैपिड आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे बच्चे के इमोशंस में। और वहीं ये जो इमोशंस हैं धीरे 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 स्पष्ट भी होने लगते हैं, ठीक है। यानी कि अगर बच्चा खुश है, बच्चा दुखी है, बच्चा परेशान है, तो अब हम लोगों को धीरे धीरे समझ में ये चीज़ आने लगती है कि ऐसा बच्चा बिहेव क्यों कर रहा है। और इस अवस्था की एक और लास्ट खास बात क्या, कि इस अवस्था में क्या होने लगता है कि शैशवावस्था के अंत तक आते आते, एंड तक आते आते, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 24 मंथ्स तक आते आते, अब जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, ठीक है, वो भी बच्चे के संवेगों को प्रभावित करने लगता है। कैसे, मान लो कि बच्चे के एनवायरनमेंट में क्या है कि ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, या फिर गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, फिर ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बच्चा उस चीज़ को भी, ठीक है, अपने संवेगों के द्वारा प्रस्तुत कर सकता है। तो ये था हमारा शैशवावस्था में इमोशनल डेवलपमेंट। अब हम चलते हैं यहाँ से बाल्यावस्था की तरफ। अब यहाँ से हम मूव करते हैं अपनी बाल्यावस्था की तरफ। तो बाल्यावस्था की अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये बच्चों में 11 से 12 साल तक आपको देखने को मिलेगी। अब इस अवस्था में क्या है कि शैशवावस्था में हमने देखा कि सारे जो संवेग हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अब उनका डेवलपमेंट शुरू होगा, ठीक है। अब अगर मैं बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों की बात करूँ, प्रारंभिक आयु की बात करूँ, तो होता क्या है कि बच्चे को अभी भी ये नहीं पता होता कि उसे अपनी फीलिंग्स को कब, कहाँ, कैसे प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। लेकिन अंत तक आते आते बच्चा इन चीज़ों को सीख जाता है। जैसे कि मान लो अगर एक 12-13 साल का बच्चा अगर मान लो रोड पे जिद करेगा, तो उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं उसको, कह रहे तुम तो अभी छोटे बच्चे ही रहोगे, छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। तो बच्चे को ये लगता है कि नहीं, अब मैं धीरे धीरे ना बड़ा हो रहा हूँ, बच्चे में ना धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाती है। तो बच्चा अब क्या करता है कि वो ऐसे पब्लिकली जिद नहीं करेगा एटलीस्ट, ठीक है। वो जिद करेगा तो पेरेंट्स के सामने अलग से करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सबके सामने रोना शुरू कर देगा, फैलना शुरू कर देगा। कुछ एक्सेप्शंस केस होते हैं, लेकिन सभी बच्चे ऐसा जनरली नहीं करते। अब उसे पता है, मान लो कि एक छोटा बच्चा है जो कि पहली बार स्कूल गया है, 5th या 6th में स्कूल गया, ठीक है, वो रोते रोते स्कूल जा रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा जनरली जो नर्सरी के, प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं वो रोते रोते स्कूल जाते हैं, क्योंकि वो पहली बार अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप मान लो कि आपने किसी 8, 9 या 10 साल के बच्चे को दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया, तो अब वो रोते रोते नहीं जाएगा, क्योंकि वो इन चीज़ों से फैमिलियर हो चुका है। उसे पता है कि अब मैं रोऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि अभी क्या है कि अगर मान लो पेरेंट्स ने यहाँ पे उसे कुछ काम के लिए बोला, ठीक है, तो अगर मान लो उसको नहीं करना तो वो नहीं बोल देगा, उसको करना है तो वो ठीक है बोल देगा। लेकिन वो इस टाइम पे क्या होता है, बच्चे को यहाँ पे एक चीज़ बहुत होती है कि गुड गुड गर्ल या गुड बॉय, ठीक है, और बैड बॉय या फिर गर्ल,
ठीक है। यहाँ पे ना बच्चों को इन वाले वर्ड से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मान लो आपने इस एज के बच्चे को अगर आपने ये बोल दिया कि अरे बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, या फिर मान लो आपने उसे पूरी क्लास के सामने या सब बच्चों के सामने ये बोल दिया कि तुम तो बहुत ही ख़राब हो, तो बच्चे को इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे ना एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब क्या है कि उन्हें पता है कि अगर मुझे क्लास में मैम ने ये बोल दिया या हमारे पेरेंट्स ने सब बच्चों के सामने ये बोल दिया कि अरे तो बेकार है, तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह से ना इंसल्ट की जो इमोशन है, ठीक है, अब वो इंसल्टिंग चीज़ को ना समझने लगते हैं बच्चे। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से यहाँ पे बच्चों को टैकल करना है, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि अरे हमें दूसरे बच्चों से कंपेयर करा जा रहा है या उनमें कोई हीन भावना ना उत्पन्न हो जाए। जनरली आपने देखा होगा इस एज के बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उनकी एक हैबिट होती है कि वो सारी चीज़ें जो जो स्कूल में मैम ने कराई, जो मान लो किसी बच्चे ने उसके साथ करी, जो उसने किसी बच्चे के साथ करी, वो सब आके वो अपने घर में बताता है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पर कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को सुने, और अगर बच्चे की गलती है तो उसको ठीक तरीके से समझाएं। ये नहीं कि उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट दे रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं, उसे डांट रहे हैं, नहीं, उसको एग्जाम्पल्स दें, उसको स्टोरीज सुनाएं, उसको वीडियोस दिखाएं, उससे समझाएं, तो बच्चा समझेगा। लेकिन अगर आप बच्चे को मारोगे पीटोगे तो होगा क्या कि बच्चा ना ढीठ हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा फिर ये सोचेगा अरे एक ही थप्पड़ तो लगेगा, दो ही थप्पड़ तो लगेंगे, कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें इस यहाँ पे बच्चे के साथ नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे के यहाँ पे इमोशंस, ठीक है, उनके साथ हमें डील करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये थी हमारी क्या, बाल्यावस्था। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज पर, जो कि है हमारी किशोरावस्था, जिसे हम बोलते हैं एडोलेसेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो किशोरावस्था है ये बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि असंतुलित अवस्था हो जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब क्या है कि जो बच्चा है हमारे पास वो यहाँ से क्या है 13 से, ठीक है, हम कह सकते हैं 13 से लगभग 18 वर्ष तक की आयु तक बच्चा इस अवस्था में रहता है। तो अब क्या है कि बच्चा ना तो बेचारा वो बाल्यावस्था का रहता और ना ही वो प्रौढ़ावस्था में पहुंच पाता, अब वो उसके बिल्कुल बीच की स्टेज हो जाती है। तो अब हम क्या सोचते हैं, बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा ना एकदम डिसिप्लिन्ड वे में बिहेव करे, ठीक है, बच्चे को मैनर्स होने चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए अपने बड़ों से बात करने के, टीचर से बात करने के, और ही और शी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फ्यूचर, फॉर हिज स्टडीज़। लेकिन होता क्या है, बिल्कुल अपोजिट हमें सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, हर चीज़ हर टाइम में वो विद्रोह सा करने लगते हैं, घर में रह के भी हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे, और ये बात वो बात। अब होता भी क्या है कि कई बार तो हम ऐसे उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चों की तरह बिहेव करें, और कई बार हम लोग उनसे इस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बड़ों की तरह बिहेव करें। तो ना तो हम और ना ही बच्चे इस बात को समझ पाते कि आखिर उन्हें बिहेव किस तरीके से करना है। इसीलिए कि ये बच्चों के लिए ना स्टैनले हॉल ने एक बहुत फेमस परिभाषा दी है एडोलेसेंस के लिए, कि ये जो है आंधी और तूफान की अवस्था होती है बच्चे के लिए, बिल्कुल होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बच्चा ना अपनी इतनी सारी चीज़ों से डील नहीं कर पाता। क्योंकि हो क्या रहा है इस टाइम, बच्चे के अंदर बहुत सारे, ठीक है, फिजिकल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा बहुत रैपिडली हो रहे होते हैं। मतलब अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो सब डेवलप होने शुरू हो जाते हैं बच्चे में, हार्मोनल, ठीक है, डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि बच्चा इन सब चीज़ों को ना बहुत आसानी से हैंडल नहीं कर पाता। मेनली क्या होता है इसमें, बच्चे को ना अपने वोकेशनल, अपने व्यवसाय को लेकर बहुत ज़्यादा, ठीक है, दूसरा अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी यानी कि अपने व्यक्तित्व को लेकर, ठीक है, अपनी बॉडी को लेकर, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर ना बच्चा बहुत परेशान रहता है। कैसे कि बच्चा ये चाहता है कि सब लोग ना मेरे को अटेंशन दे, मैं बहुत अच्छा भी लिखूं। उसे बहुत टेंशन होती है कि क्या कहते हैं, मैं अगर 10 लोगों के बीच में खड़ा हूँ तो मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने देखा भी होगा इस एज के बच्चे ना आपको सबसे ज़्यादा, ठीक है, स्कूल जाएंगे तो उन्हें बहुत एकदम से बिल्कुल टिप टॉप होकर जाएंगे, ट्यूशन जा रहे हैं तो बहुत एकदम टिप टॉप होकर जा रहे हैं, तो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग उन्हें किस नज़रिए से देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब मेनली क्या है, इस अवस्था में आते आते बच्चों को ये भी टेंशन होने लगती है कि हम अब आगे जाके हमें क्या करना है। क्योंकि इस एज तक आते आते बच्चे को ये डिसाइड करना होता है 10th के बाद, लगभग 14, 15, 16 के एज में बच्चे अपनी 10th क्लास पास आउट हो जाते हैं। तो होता क्या है कि बच्चे को यहाँ पे ये भी टेंशन हो जाती है कि अब हमें आगे क्या करना है फ्यूचर में। तो उन्हें अपने वोकेशनल ट्रेनिंग की, अपने व्यवसाय की चिंता होने लगती है। और
ऐसा भी देखा गया है कि अगर मान लो कोई बच्चा है जो कि उन्हीं के एज ग्रुप का है और उसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, वो एक बहुत अच्छी लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, तो जनरली बच्चों के मन में क्या होने लगता है कि उस बच्चे से ना जलन होने लगती है, ईर्ष्या की भावना बच्चों में आ जाती है। बच्चे एक दूसरे को कंपेयर करने लगते हैं, ठीक है, अरे मेरे पास तो ये है, तेरे पास तो ये नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि बच्चे यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब्स भी शुरू कर देते हैं ताकि वो बड़ों की तरह पैसे कमा सकें और अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकें। तो इसीलिए ये जो अवस्था है ये बच्चों के लिए बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही मुश्किल होती है। तो एज अ टीचर बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है, बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम अच्छे से उनसे डील कर सकें एज अ टीचर। तो ये था हमारा इमोशनल डेवलपमेंट अलग अलग अवस्थाओं के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। किसी क्वेश्चन के लिए, क्वारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी स्टार्ट हो चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहाँ जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।